आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत में स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, मॉनसून के मौसम में नमी बढ़ने और जल जनित बीमारियों की संभावना के कारण स्वस्थ रहना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वातावरण में नमी वायरस और बैक्टीरिया के पनपने के लिए आदर्श समय होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम पर्याप्त सावधानी बरतें ताकि हम वायरल, बुखार, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकें। बारिश के दौरान नाक, कान और गले के संक्रमण की भी आशंका रहती है। सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया नाक, कान, गले के विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर माझी को। आप वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ हैं और आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के साथ लंबा अनुभव रहा है। आइए जानें बरसात में नाक, कान और गले में होने वाली आम समस्याओं और उसके उपचार के बारे में। आपसे बात कर रही हैं रश्मि गुप्ता। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मॉनसून के सीजन में गला, नाक और कान की ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत क्यों होती है? हमें नाक, कान, गला अलग से सावधानी बरतने की बहुत ही ज़रूरत है रेनी सीजन में, क्योंकि हमें रेनी सीजन में एलर्जी की भी शिकायत काफ़ी लोगों की बढ़ जाती है। अगर वो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं एलर्जिक राइनाइटिस से, एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस से, तो हमें साइनोसाइटिस और राइनाइटिस की एलर्जी से बचाव करना है, क्योंकि बरसात में पॉलन ग्रेन्स, डस्ट और पानी से भी लोगों को होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और कान में एक स्पेशल वो है कि फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी लोग मतलब इस समय गर्मियों में स्विमिंग भी करते हैं, जी। तो बरसातों में हमारा सुझाव यही है कि स्विमिंग बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि गंदा पानी भी होता है, बहुत लोग तैरते हैं और वो पानी अंदर जाता है और आपके कान में फफूंदी, हम लोग कॉमन टर्म में फफूंदी बोलते हैं, जो ब्रेड पे लग जाता है। या तो वाइट होता है या तो ब्लैक होता है। वाइट हम लोग कैंडिडा, जो डायबिटीज पेशेंट हैं उनमें कैंडिडा वाला इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। और ब्लैक फंगस होता है, वो काला होता है, एस्परजिलोसिस। तो हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कान का कि पानी का ज़्यादा मॉइस्चर ना हो। कूलर का उपयोग कान के एकदम नज़दीक ना करें, उससे मॉइस्चर बढ़ता है। मतलब मॉइस्चर से हमें बचना है, मतलब कि और ड्राई रखना है, फेस को भी ड्राई रखना है। हाइजीन मेंटेन करना है कि नाक और आँख और ये सब कान को छुए ना, साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइजर से लगाएं, और तो क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस है। टॉन्सिलाइटिस भी होने के चांसेस है, साइनसाइटिस भी होने के चांसेस है, एलर्जिक राइनाइटिस भी होने के चांसेस है, और कानों में फंगल इन्फेक्शन। और स्पेशली अगर किसी के कानों के पर्दे में छेद है, बहता है पहले से, तो उसमें तो और भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस। तो सर, इनके लिए कोई घरेलू उपचार? एक तो है कि जिसको एलर्जिक राइनाइटिस की है शिकायत पहले से, क्योंकि एलर्जी तो ऐसी चीज है कि वो लाइफ लॉन्ग चलता है। कंट्रोल हो जाएगा आपका 90% अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो पॉल्यूशन की वजह से आप हर तीसरे आदमी को, तीसरे चौथे आदमी को यहाँ पे है। बिल्कुल। तो दूसरा तो है कि आप या तो मास्क, सिंपल मास्क यूज करें बरसात में ज़्यादा, तो वो भी है कि पॉल्यूशन से बचेंगे आप। और अपने गंदे हाथों से अनावश्यक कान को और नाक को ना टच करें, थोड़ा सैनिटाइजर यूज करें, और मॉर्निंग में उठ के अनमोल विलोम करें, मतलब अनमोल विलोम 10 बार भी करें, तो जिससे कि हमारा सांसों का लेने का ये बढ़ जाती है, मतलब कि। और और रुमाल का भी, हैंगरचीफ का यूज करें हर हमेशा। हैंगरचीफ से ही नाक को टच करें, खुले हाथ से ना करें, मतलब। उसके बाद है कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं यूज करना है, ना बहुत ठंडा पानी पीना है, ना बहुत गर्म पानी पीना है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है, वो ध्यान रखना है, खासकर बरसात में, उससे भी एलर्जी बढ़ती है, मतलब कि। और नॉर्मली आप हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के अगर सवेरे शाम गरारा करते हैं तो उससे बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब। तो सर, जैसे बरसात के मौसम में आपने बताया कि कानों का इन्फेक्शन आपने बताया, तो ये इन्फेक्शन क्या किसी बड़ी बीमारी की और भी संकेत करते हैं? डेफिनेटली, अगर किसी के कान के पर्दे में पहले से छेद है और वो सपोज डायबिटिक भी है,
तो अगर डायबिटिक भी है और कान के पर्दे में ऑलरेडी छेद है तो वो अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है, बहुत ही सीरियस भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, वो उसको हम लोग मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, जिसमें कि फिर हमें एक तो डायबिटीज़ को सबसे पहले इंसुलिन वगैरह से कंट्रोल करना पड़ेगा और वो दिमागों तक फैल सकता है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि ध्यान रखना है। नॉर्मल तो लोगों को नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं और उनको अगर कान के पर्दे में छेद नहीं भी है या है, तब भी उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं और उसमें ध्यान रखना है बिल्कुल। और स्विमिंग के समय आप वही है कि प्लास्टिक का जो वो आता है, रुई मत लगाएं, रुई से और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। प्लास्टिक का जो वो मिलता है वो लगा के स्विमिंग करें। कान में पानी नहीं जाना चाहिए। रिफ्रेश मतलब ईयर ड्रॉप भी आता है, जो डालें तो ड्राई हो जाता है, मतलब कि ईयर। सर, कुछ लोगों को कान में खुजली की भी शिकायत इन दिनों में बढ़ जाती है, तो क्या ये भी इन्फेक्शन ही है? वो बरसात के दिनों में, नमी के दिनों में ज़्यादा हो जाती है। एलर्जी की वजह से आपका ये ईचिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है एलर्जी की वजह से होता है। और फंगल इन्फेक्शन में दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्लेन है। पेशेंट एक्सट्रीम पेन, बहुत ज्यादा पेन होगा, बहुत पेनफुल होगा, और ईचिंग भी बहुत ज्यादा होगी, खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो फंगल इन्फेक्शन में ईचिंग और पेन ये बहुत ही होता है। और ऐसे भी एलर्जी की वजह से भी, मतलब अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं भी है, एलर्जी के वजह से भी कानों का मतलब, और लेट एज में जब उम्र बढ़ती है तो स्किन ड्राई हो जाता है, तो हमारा ईचिंग का बढ़ जाता है टेंडेंसी, और हम लोग कान के अंदर उंगली डाल के खुजाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। अदरवाइज मतलब हमारे कान के मतलब डैमेज होने के, पर्दे को डैमेज होने के और कैनाल को भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान रखना है, खुजली होने पर बहुत ज़्यादा उसका ट्रीटमेंट कराइए। आप ड्रॉप डालिए, डॉक्टर के पास जाके मिलिए, दवा खाइए और ड्रॉप डालिए, लेकिन अपने से खुजाना नहीं है बहुत ज़्यादा। मतलब बरसातों में ये कॉमन वो है। जी सर, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन हो जाती है नाक कान गले की कि तब हमें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है? नाक अगर तीनों आपस में कनेक्टेड है, बरसात में मतलब एलर्जी की वजह से टॉन्सिलाइटिस भी बढ़ जाने के चांसेस रहते हैं, फेरेंजाइटिस भी इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं, और ये तीनों आपस में अगर एक में इन्फेक्शन होता है तो तीनों में फैलने की मतलब संभावना बढ़ जाती है। अगर आप पहले ही से एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक का आपका एलर्जी का बीमारी है, उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, मॉर्निंग में उठने के बाद बाउट्स ऑफ स्नीजिंग होगा, आंखों में जलन होगी, आंखों से पानी आएगा, नाकों से पानी आएगा। तो ये एलर्जी वाला जो है फीचर्स, इसमें आपको साइट्रस फ्रूट खाना है और आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। आपको इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए। विटामिन सी, च्यूएबल विटामिन सी टैबलेट ऐसे भी हम लोग खा सकते हैं, मतलब कि, और ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो हमारा जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, वो भी एलर्जी बढ़ाता है। एक ही ईयरफोन या हेडफोन सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? बिल्कुल। ईयरफोन तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यंग जनरेशन में, ये उनको शुरू में पता नहीं चलता है, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफ़ी प्रोग्राम किया है कि अगर आप लगातार ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं, हाई वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे हैं और नॉर्मल भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको नॉइज़ इंड्यूस डीफनेस की ओर ले जाएगा। शुरू में नहीं पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे 40-50 के बाद अगर आप शुरू से यूज़ कर रहे हो तो आपका एक प्रेस बाइकोसिस चीज़ होती है, जैसे आंखों में कैटरेक्ट होता है, तो प्रेस बाइकोसिस, जैसे हमारा एज बढ़ता है, अगर हम डायबिटिक हैं तो उसमें और जल्दी आता है प्रेस बाइकोसिस। नॉर्मल फेनोमेना है, लेकिन 50-60 के बाद ये हमारा जो नस होता है कानों में, सुनने का नस, वो कमज़ोर होने लगता है, तो उसको हम प्रेस बाइकोसिस बोलते हैं। तो अगर ज़्यादा आप हियरिंग ये यूज़ कर रहे हैं ईयरफोन, तो उससे नॉइज़ इंड्यूस डीफनेस होने के चांसेस हैं, बिल्कुल बचना चाहिए। और बरसातों में क्या है, अगर आप डाले हो तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ने की चांसेस है, तो उससे फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो बिल्कुल मतलब लिमिटेड यूज़ करें। अगर ऑफिस में आप कर रहे हो तो लिमिटेड यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर ऑन बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो उसका इलाज तुरंत होना चाहिए, और अगर नहीं करने पर परमानेंटली फिर हियरिंग लौट नहीं पाता है। अगर हमने विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में उसका इलाज कर लिया सडन सेंसरी हियरिंग लॉस का,
तो वो लौट आता है। तो ये मतलब ईयरफोन यूज़ करने का एक साइड इफेक्ट ये भी है, सडन सेंसरी हियरिंग लॉस भी होता है। लाउडनेस इंड्यूस डीफनेस तो एक अलग चीज़ है, वो तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन सडन सेंसरी हियरिंग लॉस भी होता है, तो अवॉइड करना चाहिए। बरसात के दिनों में सर अक्सर ऐसा होता है कि लोग बाहर से आते हैं, बारिश में भीग जाते हैं, तो उसके बाद एकदम से वो उन्हें जुकाम हो जाता है। कुछ लोग एकदम जाके पंखे के नीचे या एसी में बैठ जाते हैं, तो और भी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं? मैंने सबसे पहले ही बताया, कभी भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। आप बाहर से भीग के आए घर में और तुरंत आप एसी में चले गए, हाँ, या तुरंत शावर लेने चले गए, नहीं करना है। पहले अपने बॉडी को एक्लिमेटाइज करना है। आके अच्छे तरीके से तौलिए से पोंछिए, पूरा ड्राई कर लीजिए। फेस आपका गीला नहीं रहना चाहिए, कान के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। कान के अंदर मतलब तौलिए से जो जितना तक कान में आप पहुंच सकता है उतना साफ कर लीजिए। सारा आपको ड्राई कर लेना है। आर्मपिट वगैरह में आप जो है पाउडर लगाइए, लेकिन लिक्विड चीज़ें मत लगाइए बरसात के दिन में, उससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है और फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांस है। तो ह्यूमिडिटी आपको कंट्रोल करना है। बाहर से आने के बाद जब बाहर में भी आप मतलब हैं तो भीगने के बाद मतलब कोशिश करें कि आप उससे बच के रहें, क्योंकि भीगने के बाद फिर एलर्जी शुरू होती है, छींकें, बाउट्स ऑफ मतलब स्नीजिंग काफ़ी आएगा नाकों से, फिर डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, फिर टॉन्सिल मतलब साइनस, सब आपस में रिलेटेड है। एक बार साइनसाइटिस का इन्फेक्शन हुआ तो आपको नेजल ब्लॉकेज होगा, स्नीजिंग होगा, सर में दर्द होगा और पीछे बलगम भी, नाक से पीछे गले में बलगम भी गिरना शुरू हो जाता है। ये साइनसाइटिस के फीचर्स हैं। और उससे फिर टॉन्सिल भी इन्फेक्शन होगा, कानों में इन्फेक्शन आराम से, अगर साइनस में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है तो वो कानों में चला जाता है स्टेकिन ट्यूब के थ्रू। तो वो आपको बचाव करना है मतलब कि। तो कुल मिलाकर नाक, कान और गला तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यदि आप वाकई में बरसात के मौसम में खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको इस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई किस तरह से हम अपने नाक, कान, गले के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो एक बार चलते चलते मैं आपसे फिर जानना चाहूँगी हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए कि किस तरह से हम क्या क्या सावधानियाँ रखें और साथ साथ खान पान में किस चीज़ का परहेज़ करें कि हम बरसात के दिनों में खुद को इस संक्रमण से बचा सकें। बरसात के दिनों में एक तो सबसे बड़ा तो पानी, आपका सबसे बड़ा भगवान ने एक वो दिया है पानी। अब कम से कम 5-6 लीटर तो आप पानी ज़रूर पीना चाहिए पूरे 24 घंटे में, वो सबसे बड़ा हमारा वो है। और अगर पानी थोड़ा सा गर्म हो, सुसुम जिसको बोलते हैं हम लोग अपने शब्दों में, गुनगुना पानी पिए तो बहुत ही अच्छा है, मतलब खासकर बरसात में। और रात में अगर दिन में नहीं भी कर पा रहे हैं तो रात में एक बार हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के गरारे कर लीजिए, उससे अच्छा कोई एंटीबायोटिक नहीं होता और आपका गला बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो गले के लिए तो एक बहुत ही वो है। रात दोनों टाइम ब्रश करें, मतलब सवेरे भी और रात में खाने के बाद भी, डिनर के बाद भी ब्रश करना चाहिए। और खाने में तो वही मैं कहूँगा, आजकल इम्यूनिटी लोगों की बहुत घट गई है, तो इम्यूनिटी पे पूरा ध्यान दें। फल खाना चाहिए, फल जो नॉर्मल जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, सेब हो गया, ये सब तो बहुत ही, जो डायबिटिक वगैरह है थोड़ा सा मीठा फल अवॉइड करें, लेकिन पपीता तो एकदम हर मौसम में मिलता है, एप्पल हर हमेशा मिलता है, ये दोनों फल तो सबसे। और केला में बहुत एनर्जी होती है, कैल्शियम होता है, तो हमें अपना पूरा विटामिन इंटेक भी इंटैक्ट रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोग धूप में नहीं निकलते हैं, और विटामिन डी मोस्टली आप देखोगे 50 इयर्स के बाद खासकर फीमेल्स में भी विटामिन डी की बहुत कमी होती है। तो हमें सन का जरूर लेना चाहिए, नेचुरल जो विटामिन डी का सोर्स ऑफ वो है वो सन। तो इसलिए सन में, बच्चों की बरसात में सन नहीं निकलता है तो जब भी आपको मौका मिले सन में आना चाहिए। केवल एसी, हाँ एसी इज ऑल्सो ए फैक्टर की एलर्जी बढ़ाती है। आप देखोगे मोस्टली लोग जो आते हैं वो एसी में 24 आवर्स एसी में रहते हैं, उनको एलर्जी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए वही है, अनमोल विलोम मैंने बताया, मॉर्निंग में उठ के 10 बार भी 15 बार भी अनमोल विलोम जरूर करना चाहिए। नींबू पानी मॉर्निंग में जरूर पीना चाहिए, नींबू पानी में शहद मिला के अगर पीते हैं तो सबसे अच्छा है, मतलब। और गुनगुना पानी से आप नमक डाल के गरारे करिए, मतलब कि। जी सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हमारे लिसनर्स के लिए। आज का प्रोग्राम काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे बरसात में नाक, कान और गले में होने वाली आम समस्याएं और इनका उपचार। हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर सुधीर माझी, वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ। आपसे बात कर रही थी रश्मि गुप्ता।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। दोस्तों, 27 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व सिर और गर्दन कैंसर दिवस, यानी वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे। ये दिन इन कैंसरों के लक्षणों, जोखिम कारकों और रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी फैलाने का अवसर है। इस वर्ष की थीम है एकीकृत रहो, अद्वितीय रहो। ये रोगी केंद्रित देखभाल पर जोर देती है और व्यक्तिगत अनुभवों को स्वीकार करती है। आइए अधिक जानकारी लेते हैं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर डोडुल मंडल से। नमस्कार, आज हम हेड नेक कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। 95% ऑफ हेड नेक कैंसर जो होते हैं वो होते हैं स्मोकिंग एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट से। अब ये स्मोकिंग अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अल्कोहल भी एक रीजन है। स्मोकिंग में बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, हुक्का भी है। किसी किसी लोग को लगता है कि अब हुक्का पानी से फिल्टर होके आ रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो बिल्कुल गलत फहमी है। टोबैको जैसे च्यूइंग टोबैको हो गया, तम्बाकू मिक्स करके जो आजकल गुटखा वगैरह जो सब होते हैं गाल के अंदर रखते हैं, खैनी, पान मसाला, ये है जो 95% ओरल कैंसर या हेड नेक कैंसर के कारण है। एक वायरल इन्फेक्शन भी होती है, बट वो हमारा देश में उतना कॉमन नहीं है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। ये मेनली ओरोफेरिंक्स कैंसर में होती है। ओरोफेरिंक्स यानी जो हमारा थ्रोट का पीछे वाला पार्ट जो है। रेयर केस डेंटल ट्रॉमा उससे भी हो सकती है। हमारा शरीर का जिस ऑर्गन में कैंसर होगा, कैंसर का लक्षण उस हिसाब से होती है। किसी का अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है या कैंसर है तो उसमें सिर दर्द हो सकता है, दौरा पड़ सकता है, बेहोशी हो सकती है। किसी का अगर थ्रोट कैंसर यानी हेड नेक कैंसर होती है तो उसमें किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ब्लीडिंग हो सकती है, अल्सर दिख सकता है, नोज से ब्लीड हो सकता है। किसी को अगर फूड पाइप की कैंसर है तो उनको खान पान में प्रॉब्लम हो सकता है। पेट में प्रॉब्लम है तो उनको पेट में दर्द हो सकता है। जैसे कुछ सार्कोमास होते हैं, बोन्स या मसल्स में होती है, उसमें हड्डी में पेन, दर्द होती है। आपको एक स्वेलिंग जिसको हम कहते हैं कि ट्यूमर, रसोली, कई बार बाहर से दिखता भी है कि थाई में ट्यूमर आ गया या हड्डी के ऊपर कोई फूल गया। तो ये पूरा निर्भर करता है कि किस ऑर्गन में हो रही है। कोई अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रही है, बॉडी की किसी भी ऑर्गन से ब्लीडिंग हो रही है जो कि नेचुरल नहीं है, कोई भी अल्सर या घाव जो ठीक नहीं हो रही है, कोई भी खांसी जो 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, कोई मोल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बर्थ मार्क भी कहते हैं, सडनली अगर उसका कलर और शेप चेंज हो जाता है, तो ये सब हम ध्यान रखते हैं और स्क्रीनिंग करके आप इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कैंसर की सस्पिशन होती है तो फिर उसमें स्कैन वगैरह जरूरत होती है। श्रोताओं, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य। नए स्कूल सत्र के लिए परामर्श छात्रों को नए शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार करने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें शैक्षणिक, भावात्मक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल होता है। नए सत्र के लिए परामर्श, इस विषय पर आइए सुनिए ये भेंटवार्ता। हमारे विशेषज्ञ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर मीना चंद्रा। आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मनोरोग विभाग की प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हैं। आपसे बात कर रही हैं देविका चुग। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, जब नया सेशन शुरू होता है तो बच्चों की लाइफ में बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पॉजिटिव एक्साइटमेंट के साथ और कुछ नेगेटिव एंजाइटी के साथ भी। आपके हिसाब से ये नए चेंजेस उनके इमोशनल और मेंटल हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं? नया सेशन का अनुभव करीब 12 बार होता है। जो प्राइमरी सेक्शंस हैं उनमें अलग अनुभव होते हैं। मिडिल स्कूल तक बच्चों को एक पैटर्न पता चल जाता है तो अलग अनुभव होते हैं, और जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम क्लासेस वाले हैं, उनको थोड़ा सा अलग अनुभव होता है। नए सेशन में एक्साइटमेंट होती है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें नए नए रोल्स भी मिलते हैं, तो एक सीनियरिटी का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आता है कि हाँ, जैसे हम पिछले साल थे उससे अब हम ज़्यादा परिपक्व हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं। फिर भी कुछ बच्चों को नई क्लास में जाके घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, तनाव हो सकता है। कई बार नई क्लास उन्हें पसंद नहीं होती। कई बार वो नई क्लास के साथ साथ नए स्कूल में भी जाते हैं जहां वो एडजस्ट नहीं कर पाते। कई बार पुरानी क्लास टीचर से अच्छे संबंध होते हैं, नई क्लास टीचर से वो समन्वय नहीं बैठ पाता, उसलिए भी बच्चे परेशान होते हैं। और कुछ कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे बुलिंग है जो स्कूल में देखी जाती है, उससे भी बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि हर कक्षा में कोर्स ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो कई बच्चे पढ़ाई की दृष्टि से भी संघर्ष कर रहे होते हैं।
कई बच्चे सामाजिक दृष्टि से संघर्ष करते हैं कि नई क्लास में फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे या नई क्लास में टीचर से सही समन्वय नहीं है। घबराहट हो सकती है, थोड़ा सा मन उदास हो सकता है, कई बार बच्चे अपने में गुमसुम हो जाते हैं, उनका किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता, वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते, या वो कई बार उदंड हो जाते हैं, जल्दी से अपना आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करने लगते हैं या स्कूल जाने को मना भी कर देते हैं कि अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस तरीके के लक्षण हम देखते हैं कि पॉजिटिव भी होता है और थोड़ा नेगेटिव भी होता है। जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही बच्चों के मन में आ सकता है। ये बस डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे में कैसा वो उभर के आएगा। मेरा अगला प्रश्न ये है, कई बार पेरेंट्स को बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं पर वो इग्नोर कर देते हैं सोच के कि ये तो एज का एक फेज है, शायद ठीक हो जाएगा। पेरेंट्स को किस स्टेज पर सीरियस हो जाना चाहिए? पेरेंट्स को हर स्टेज पे सीरियस रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं माँ बाप को पता भी नहीं होता बच्चे की मानसिक अवस्था कैसी है, बच्चा परेशान है या बच्चा दुखी है या बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, तो माँ बाप को पता भी नहीं होता। दूसरा, माँ बाप कई बार अपनी ग्लानि, अपना गिल्ट कम करने के लिए चीज़ों से की बारिश कर देते हैं बच्चों पे। जो बच्चा चीज़ मांगे या ना मांगे उसे चीज़ों में बिजी रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य चीज़ों में नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य तो मन में है। तो मानसिक अवस्था के बारे में जानना माँ बाप का फर्ज है, कर्तव्य है। आप बच्चे के साथ बैठें, बात करें, उसको देखें, उसकी नटखट चीज़ों में खुश भी हों या बच्चा परेशान हो तो आप पता लगाएं कि बच्चा क्यों परेशान है। तो एक दिन में नहीं होता, ये गहरा रिश्ता है, संवाद स्थापित करना है तो शुरू से ही करना है। जब बच्चा परेशान हो और आप तब पूछना चाहें तो बच्चा कई बार नहीं खुल के बता पाता, क्योंकि उससे कभी किसी ने बातचीत की नहीं होती, उससे सिर्फ चीज़ों की बातचीत होती है। तो बच्चे का दिन कैसे गया, आज आपने क्या किया, आज आप कहाँ परेशान हुए, आप आज कहाँ खुश हुए, आप संडे को क्या करना चाहते हैं, ये सारे सवाल अगर बच्चे से हम लगातार पूछते हैं तो बच्चे को समझ में आता है कि मेरे माँ बाप, मेरे बड़े भाई बहन मेरी प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड हैं, उनको फ़र्क पड़ता है कि मैं परेशान हूँ या खुश हूँ, तो बच्चा खुल के बताना शुरू करता है। तो संवाद तो पहला कदम है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए। कभी भी आपको बच्चे में कुछ फ़र्क नज़र आए जो उसके अपने स्वभाव से अलग हो और वो फ़र्क कई दिनों तक नज़र आए, एक दिन तो कोई भी बच्चा परेशान हो सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि पहले हमारा बच्चा ऐसे नहीं था और अब बच्चा ऐसे है, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि बदलाव जो है और काफ़ी दिन तक अगर चलने वाला बदलाव है, उसकी कोई वजह होगी, और वजह है तो उसका निदान भी होगा और उसका इलाज भी संभव है। तो जो चेंज फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन जो है कि पहले बच्चा क्या था, पहले बच्चा खूब बहिर्मुखी था, सबसे बातचीत करता था, अब बच्चा चुपचाप हो गया है, अंतर्मुखी हो लग रहा है, तो ये चेंज अपने आप नहीं आता, कोई ना कोई वजह रहती है। तो अगर बदलाव आ रहा है और कुछ बदलाव वो सस्टेन्ड है, कुछ दिनों तक चल रहा है, आपको वजह नहीं समझ में आ रही, तो बच्चे से संवाद स्थापित करें, उसके टीचर से संवाद स्थापित करें, उसके फ्रेंड से भी संवाद स्थापित करें कि बच्चे में बदलाव क्यों आ रहा है या क्या बात हुई, और उसके आगे तो एक रास्ता है बच्चे को मदद करने का। अगर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही नोटिस करते हैं कि बच्चा अलग बिहेव कर रहा है, तो पहला स्टेप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर पेरेंट्स फील करते हैं कि बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है तो उन्हें टीचर्स से बात करनी चाहिए, और टीचर्स अगर को लगता है कि बच्चा अलग व्यवहार कर रहा है तो उन्हें पेरेंट्स से बात करनी। अगर बच्चे में दोनों का ऐसा मत है कि बच्चे में परेशानी है तो हमें उसका एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेशन कराना चाहिए, एक साइकियाट्रिस्ट को मिले, मनोचिकित्सक असेसमेंट करते हैं, बच्चे की क्या परेशानी है उसको समझते हैं, ज़रूरत होती है तो उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हो तभी। ऐसा कोई मनोचिकित्सक ना होगा जो ज़बरदस्ती बच्चों को दवाई दे देगा। ज़्यादातर बच्चे काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं और वो काउंसलर्स के पास जाते हैं, लेकिन इनिशियल असेसमेंट से एक अच्छा काम होता है कि बच्चे को अगर कोई गंभीर समस्या है, और वो हो भी सकती है, चाइल्डहुड ऑनसेट साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है।
साथ में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम माइमेटिक्स कहते हैं, कि वो लगती हैं व्यवहार में दिक्कतें लेकिन उसका कारण कुछ और है। जैसे अगर बच्चे को दौरे की समस्या है लेकिन लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल गुमसुम हो जाता है, या बच्चे को चाइल्डहुड ऑनसेट डायबिटीज़ है और बच्चे को बीच बीच में घबराहट बेचैनी हो जाती है, तो एक कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है, एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना ज़रूरी है जिससे आपके माइमेटिक्स रूल आउट हो जाए। और अगर कुछ गंभीर चाइल्डहुड ऑनसेट प्रॉब्लम्स हैं, उनका अगर दवाई के जरिए इलाज करना है तो वो शुरू हो जाए। लेकिन अधिकतर बच्चे, मैं दोबारा कहूँगी, काउंसलिंग के लिए भेजे जाते हैं और जो काउंसलर्स होते हैं वो बच्चे से संवाद स्थापित करते हैं, बच्चे को असेस करते हैं, माँ बाप से भी संवाद स्थापित करते हैं, कई बार वो टीचर से भी संवाद स्थापित करते हैं। आजकल टेली मेंटल हेल्थ की दुनिया में ये बहुत आसान हो गया है और टीचर्स कई बार रिपोर्ट्स भी लिख के भेजती हैं और बच्चे का एक फ्रेमवर्क बना के उसके तहत बच्चे की काउंसलिंग शुरू की जाती है। बच्चे का क्या प्रमुख लक्षण है, किस दिशा में हमें उसको मदद करनी है, और साथ ही साथ माँ बाप की भी काउंसलिंग होती है। कैसे मदद करें जिससे बच्चे की वाकई मदद हो पाए, ये काउंसलर बहुत अच्छी तरीके से, सरल तरीके से माँ बाप को बता देते हैं अपने काउंसलिंग सेशन में। तो ये एक प्रक्रिया होती है, लेकिन ये कोई वन टाइम प्रक्रिया नहीं है कि एक ही बार होती है। बच्चे की ज़रूरत के अनुसार कई सेशंस लेने पड़ सकते हैं और जब बच्चा सही हो जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, तो काउंसलिंग टर्मिनेट भी होती है। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग शुरू हो गई तो जीवन भर चलेगी। अगर दोबारा आवश्यकता होगी तो दोबारा भी हो सकती है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये पूरा वैज्ञानिक तौर पे प्रोसेस है, तो उसमें से गुजरने से बच्चे को लाभ मिलेगा, तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली होता कैसे है? क्योंकि क्या है ना, आजकल पेरेंट्स और बच्चे दोनों थोड़े बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक बार समझाएं कि एक काउंसलर किस तरीके से उनकी मदद कर सकता है। काउंसलर के पास जब बच्चा रेफर होके आता है तो काउंसलर बच्चे की पूरी हिस्ट्री पूछते हैं, उसके जन्म से लेके पूरी हिस्ट्री पूछते हैं और उसकी जो अभी की समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से पूछते हैं और उसके जो मानसिक अवस्था है उसका आकलन करते हैं, जिसे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कहते हैं। उसके बेसिस पे वो एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं और एक काउंसलिंग का भी एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि बच्चे को अगर परेशानी किसी समस्या को लेके है तो उस समस्या के लिए हेल्प करेंगे, या बच्चे के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया जिसको बच्चा नहीं कोप अप कर पा रहा तो उस हिसाब से हेल्प करेंगे। अगर बच्चे में ऐसे कुछ विषम तरीके के ख्यालात बन गए हैं तो जिसे हम मैलअडैप्टिव कॉग्निटिव स्कीमास कहते हैं, तो बच्चों को उस तरीके से हेल्प करेंगे। अगर बच्चे को एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है तो एग्जामिनेशन एंजाइटी के हिसाब से हेल्प करेंगे। तो जो बच्चे को समस्या है उसके अनुसार काउंसलिंग फ्रेमवर्क तैयार होता है। उस काउंसलिंग फ्रेमवर्क के तहत काउंसलर डिसाइड करते हैं कि कितने सेशंस लेने हैं, कितने सेशन बच्चे के लेने हैं, कितने सेशन माँ बाप के लेने हैं। बीच बीच में बच्चे का आकलन दोबारा भी करते हैं कि काउंसलिंग से बच्चे में क्या सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा, या कई बार क्या होता है काउंसलिंग करते करते कोई और समस्या भी बच्चा एक्सप्रेस कर देता है जो उसने शुरू में नहीं बताई होती या माँ बाप ने भी शुरू में नहीं ध्यान दिया होता। तो काउंसलिंग की दिशा कई बार थोड़ी सी बदलती भी है, लेकिन आखिरी परिणाम यही है कि जो भी बच्चा परेशानी के साथ आया था काउंसलिंग के जरिए बच्चा अपने में परिवर्तन लाता है, माँ बाप अपने में परिवर्तन लाते हैं और वो समस्या से बाहर निकलते हैं और बच्चा स्किल सीख जाता है कि कभी दोबारा भी भविष्य में ऐसी कोई समस्या होगी तो वो उसको मैनेज कर लेगा, क्योंकि अब उसको स्किल आ गया है। तो हम स्किल बिल्डिंग भी करते हैं काउंसलिंग में। तो ये कई तरीके हैं जिसके तहत काउंसलर बच्चे को मदद करते हैं आगे बढ़ने में। मेरा संदेश सभी बच्चों और सभी माता पिता के लिए है कि जो मानसिक रोग हैं वो साध्य हैं, जो मानसिक परेशानियां हैं उनका हल है, समस्या है तो समाधान है। हिचके नहीं, ये ना सोचें कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। अपने जीवन में आगे बढ़ें और इसके लिए अगर आपको मदद लेनी है मनोचिकित्सक की, काउंसलर की, तो उसमें लेने में कोई भी परेशानी नहीं महसूस करें। आप खुले मन से काउंसलिंग के लिए जाएं और जो भी आपको डायरेक्शन दिए जाते हैं उनका पालन करें और जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने ज़्यादा पावरफुल इंसाइट्स दिए हैं और आई एम श्योर कि जो भी पेरेंट्स और बच्चे अभी ये सुन रहे होंगे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और सपोर्टेड फील कर रहे होंगे।
अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नए सत्र के लिए परामर्श। हमारी विशेषज्ञ थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मीना चंद्रा। आप प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री डॉक्टर RML अस्पताल में। आपसे बात कर रही थी देविका चुग। आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।